आज इस इंग्लिश सीरीज़ में जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो है आर्टिकल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएं। एरर स्पॉटिंग में, है ना, वो कभी इम्प्रूवमेंट में, कभी क्लोज टेस्ट में, ऐसे अलग अलग जगह पे हमें ये जो टॉपिक्स हैं वो हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। तो 2 से 4 मिनिमम क्वेश्चंस होंगे जिसमें आर्टिकल्स आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आर्टिकल से। जी, तो सबसे पहला सवाल कि भाई आर्टिकल होते क्या हैं, और अगर आपके दिमाग में आया है ए, एन और द, तो ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं तो हमारा आंसर होना चाहिए ए, एन और द। पर क्या होते हैं? तो भाई एक्चुअली क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स मतलब एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी भी नाउन के बारे में कोई भी डिटेल देते हैं, है ना। तो आर्टिकल का काम भी एक्चुअली यही है कि नाउन को मॉडिफाई करने का काम, यानी नाउन के बारे में हमें कुछ बताने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव्स। और उसी एडजेक्टिव का एक पार्ट है क्या? आर्टिकल। ठीक है। तो पहली बात कि आर्टिकल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब वो चीज़ जो फिक्स नहीं हो, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं एक्चुअली किस बारे में बात कर रही हूँ, या कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, कोई फिक्स्ड पर्सन नहीं है। और जहाँ डेफिनेट होता है, डेफिनेट मतलब क्या होता है? निश्चित। तो डेफिनेट आर्टिकल हमेशा उन चीज़ों के लिए लगेगा जो कि क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बेटर समझा सकती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका मोबाइल है, फ़ोन आया और आपको नहीं पता कि सामने से कौन बोल रहा है। आपने कहा कि पापा को फ़ोन दे दो, ठीक है, पापा बात करेंगे। तो मुझे नहीं पता कौन है, अनिश्चित है ना। सो देयर इज़ अ पर्सन ऑन द फोन। एक कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है ना, फिक्स नहीं है, कोई भी हो सकता है क्योंकि मैं उसे जानती नहीं हूँ। सो देयर इज़ अ पर्सन, अनिश्चित, इनडेफिनिट आर्टिकल, राइट। सेकेंड, आपने पापा को फ़ोन दे दिया, उन्होंने बात कर ली, दूसरे दिन फिर उस व्यक्ति का फ़ोन आया। अब आपको अभी भी पता तो नहीं है, पर वो आदमी फिक्स हो चुका है, वही आदमी जिसका कल फ़ोन आया था, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया है? द, क्योंकि वो पर्सन क्या हो गया? फिक्स हो गया। समझ में आपको? जैसे मैंने लिखा मुझे एक घड़ी खरीदने की ज़रूरत है, या मुझे कोई घड़ी खरीदने की ज़रूरत है, अभी एक खरीदनी है, कोई खरीदनी है। पर सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने लिखा है इज़ दिस द वॉच यू आर लुकिंग फॉर? क्या ये वही घड़ी है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? तो अब कोई एक फिक्स्ड घड़ी होगी, है ना, कोई एक डेफिनेट स्पेसिफाइड घड़ी है जो मैं ढूंढ रही होंगी, वो मिल गई। तो यहाँ पे क्या लगा दिया? द। ये बहुत सिंपल बात है। हमने कहा कि मैंने आपको कोई बुक सजेस्ट की, ठीक है, कि भैया इस बुक से पढ़ लीजिएगा, वैसे एसपी बख्शी काफ़ी अच्छी है ना। तो आपने कहा कि द बुक वॉज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन। कौन सी बुक? जो मैडम ने हमें सजेस्ट की थी। तो एक फिक्स्ड बुक थी, एक डेफिनेट बुक थी, इसीलिए हमने कौन सा आर्टिकल लगाया है? डेफिनेट आर्टिकल। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई भी चीज़ फिक्स कर दूँ, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो मैं बोलूँगी अ स्टूडेंट, आई नीड द हेल्प ऑफ अ स्टूडेंट, कि किसी की भी हो जाए, कोई भी हेल्प कर दे, चल जाएगा मुझे। पर आई वॉन्ट द स्टूडेंट हु केम टू मीट मी यस्टरडे, मुझे वो वाला स्टूडेंट चाहिए अभी जो मुझसे कब मिलने आया था? कल। समझ में आ रही है आपको बात? तो जैसे ही फिक्स हो गया, वहाँ पे क्या लगने लगा? डेफिनेट आर्टिकल। सिंपल इनफ। चलिए हम इसको थोड़ा ज़्यादा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं। अच्छा, आर्टिकल को ना हमेशा 3 सेक्शन में पढ़ा जाता है। पहला कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ लगेंगे, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ लगेंगे, और तीसरा आर्टिकल कहाँ नहीं लगेंगे। ठीक है, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ नहीं लगना है। तो पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल से। कंसेप्ट कहता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर अ नाउन विच इज़ नॉट स्पेसिफाइड। मैंने आपको बता दिया, ऐसी नाउन जो कि क्या ना हो? स्पेसिफाई ना हो, फिक्स ना हो। स्पेसिफाई मतलब फिक्स कर देना, है ना। फिक्स ना हो तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, ए और एन
दोनों का मतलब क्या होता है? एक, वन। तो अगर हम वन कह रहे हैं तो आगे हमेशा कैसी नाउन होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर होगी तभी तो वन कह पाएंगे। और काउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को वन तो नहीं लिख सकते। तो ए या एन जो है ना, वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज़ किया जाता है। हमने ये सीख चुके हैं कि नाउन इज़ अ नेम या नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। काउंटेबल नाउन जिन्हें गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें गिन नहीं सकते। जैसे कि पेन, डेस्क, बॉय, लैपटॉप, ग्लास, सबको गिन सकते हैं, बट ऑनेस्टी, वाटर, ब्राइटनेस, ब्यूटी, क्विकनेस, इनको गिन नहीं सकते। तो पहली बात कि ए और एन कहाँ लगते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। दूसरी बात, अब हमें सीखना है ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ। तो भाई बहुत सिंपल है, ऐसे वर्ड्स जो कि हिंदी, आप याद रखिएगा मैंने वॉवल नहीं बोला, मैंने बोला हिंदी वॉवल के साउंड के साथ। एन इज यूज बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट विद द साउंड ऑफ अ हिंदी वॉवल, मतलब अ आ ई वाले, है ना। अगर यू से शुरू हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि एन लगे, पर बोलने में अगर मैं इसको अ पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन। मैं आपको और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए, हिंदी वॉवल से क्या मतलब, जैसे मैंने लिखा यूनिट, ठीक है। यूनिट को जब मैंने बोला तो शुरू कैसे हुआ? ऐसे, य आया ना। हिंदी वॉवल है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट है एच, पर जब मैं इसको पढ़ रही हूँ तो ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है, जो क्या है? हिंदी का वॉवल। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन ऑनेस्ट मैन। इसको हम क्या पढ़ते हैं? आर, ठीक है। आ से शुरू हुआ तो आ क्या है भाई? हिंदी वॉवल है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? एन। जो लिखा है उस पे ध्यान नहीं देना, जो सुनाई दे रहा है हमें किस पे फोकस करना है? साउंड पे, कि साउंड किसका आ रहा है। हमने कहा यूनिवर्सिटी, अगेन यूनिवर्सिटी ऐसे बोला हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा? अ। अब समझिए, 1 रुपी नोट, एक रुपए का नोट, तो ओ से शुरू हो रहा है, पर बोला कैसे है मैंने इसको? 1। तो ये वॉवल है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ। सिंपल। तो ये आपको समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं एक थोड़े डिफरेंट सेक्शन की तरफ, कि देखिए ये एक एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन मतलब जिसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो कैसे पढ़ा? एम, ऐसे शुरू हुआ, तो पहला जो साउंड आया वो किसका आया? ए का। क्या है? हिंदी वॉवल। और अगर हिंदी वॉवल है तो आगे क्या आएगा? एन, राइट। अभी देखिए यहाँ पे यूनिट यू से शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी, और ये अम्ब्रेला ये भी यू से शुरू हो रहा है, बट जब हम इसे बोल रहे हैं तो शुरू कैसे कर रहे हैं? अ से, राइट। तो ये अ मतलब हिंदी वॉवल, हिंदी वॉवल मतलब एन। MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, अगर फुल फॉर्म में बोलूँगी तो ऐसे शुरू होगा, मास्टर्स। बट अगर MA बोलना है तो कैसे बोल रही हूँ? राइट। तो शुरू कैसे हो रहा है? ए से। तो क्या आएगा यहाँ पर? एन। अब मुझे बताइए ऑनेस्टी के आगे क्या आएगा? एन? नहीं, कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं वो केवल और केवल कौन से आर्टिकल्स? ए और एन, इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? एक या वन। तो अगर कोई चीज़ वन है तो किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले बोल सकती हूँ क्या मैं वन? नहीं, राइट। ये हमने रूल नाउन में भी पढ़ा था कि कभी किसी अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो सेम चीज़ किसके साथ है? हैप्पीनेस के साथ। ये भी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, राइट। हमने नाउन में ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि जब एडजेक्टिव होता है या जब अनकाउंटेबल नाउन होती है तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आप वो लेक्चर देखें, अच्छे से समझें, तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो चलिए आगे हमें क्या पढ़ना है कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब ए और एन, है ना। हमने दोनों के यूजेज सीख लिए कि कहाँ एन लगेगा और कहाँ ए। अब हम देखते हैं कि किस किस केस में हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। पहला, जब भी हमें बोलना हो एक, टू सजेस्ट द सेंस ऑफ वन, मतलब एक की बात करने के लिए। जैसे हमने लिखा 100 मीटर्स मेक अ किलोमीटर, कि 100 मीटर 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो इस एक के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया? अ।
ठीक, द पर्सन हैज़ ब्रॉट अ सूटकेस विद हिम, कि जो पर्सन था वो अपने साथ एक सूटकेस लाया था। हमें कोई भी अगर नाउन दिखी कैसी, सिंगुलर और फिर काउंटेबल, तो हम हमेशा उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल। ही इज़ बॉय, ऐसा सेंटेंस बोलना अलाउड ही नहीं है। क्या बोलना है, ही इज़ अ बॉय। क्यों, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आगे क्या लगाना ज़रूरी है, इंडेफिनिट आर्टिकल। सेकेंड क्या यूज़ है भैया, तो सेकेंड यूज़ है कि इन सेंस ऑफ ईच एवरी पर, मतलब हर, ऐसा बोलना हो मुझे जब ईच एवरी, या पर नहीं बोलते कि 60 किलोमीटर पर आवर, वो वाला पर है ना, हर, वहाँ भी हम क्या लगाते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। जैसे वी आर गोइंग 60 माइल्स एन आवर, तो 60 माइल्स पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो एन से मतलब पर है यहाँ पर। सेकेंड है यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, मतलब एक दिन में 2 बार। अच्छा, एक ही दिन में 2 बार लेनी है क्या, नहीं, हर दिन 2 बार, जितने भी दिन का डोज हो, एवरी डे या ईच डे 2 टाइम्स, ठीक है ना। अच्छा, ये सबने सुना है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब आप समझिए, ये तो एन मतलब एक है कि भाई एक एप्पल खाना है, एक ही दिन खाना है क्या, नहीं, एक एप्पल हर दिन खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो एन का मतलब एक था, बट यहाँ पे ए का मतलब क्या है, हर, ईच एवरी डे, राइट। तो वैसे ही ईच एवरी या पर के सेंस के लिए भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड यूज़, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ना, विस्मयादि बोधक, जिनमें खुशी, दुख, हर्ष, मतलब कोई भी इमोशन हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पता कैसे चलेगा, ये एक्सक्लेमेटरी साइन से, है ना, इस साइन से पता चलेगा कि कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगाने हैं, जैसे कि व्हाट अ ग्रेट शॉट, तो ये शॉट के लिए लगा है, ये एडजेक्टिव था शॉट के लिए, और ये भी किसके लिए है, शॉट के लिए, कि क्या बढ़िया शॉट खेला। हाउ इनोवेटिव एन आइडिया इज़ दैट, कि वो एक आइडिया कितना ज़्यादा इनोवेटिव है, नहीं, तो आइडिया के पहले एन। हाउ ब्यूटिफुल अ पिक्चर इज़ दैट, आप देखिए ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, वॉट, वेयर, हाउ, है ना, इनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोले हैं। हमने कोई तो भी अपना एक्साइटमेंट या कोई भी फीलिंग को क्या किया है, एक्सप्रेस किया है। तो क्या याद रखना है हमें कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब ए और एन का प्रयोग करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं फोर्थ यूज़, कि किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई, है ना, या किसी, दोनों का मतलब एक होता है। हमने एडजेक्टिव्स वाले लेक्चर में डिस्कस किया है, एनी और सम एक ही बात होती है ना, कोई या किसी। तो जैसे मान लीजिए आपके पास फिर फ़ोन आया और फ़ोन उठा के आपने बोला कौन बोल रहा है, उन्होंने बोला मैं राहुल बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा किससे बात करनी है, उसने कहा आपके भाई से बात करनी है, तो आपने भैया को आवाज़ लगाई और बोला भैया देयर इज़ अ राहुल ऑन कॉल, हिंदी में बोला भैया किसी राहुल का फ़ोन है ना, या कोई राहुल आपसे बात करना चाहता है। तो ये किसी या कोई का क्या मतलब था, कि मैं उस व्यक्ति को पर्टिकुलर जानती नहीं हूँ, भले ही नाम दे दिया गया है, बट अभी भी वो व्यक्ति मेरे लिए कैसा है, इनडेफिनिट, है ना, क्योंकि मैं उसे जानती ही नहीं हूँ। तो जब मैं किसी व्यक्ति के नाम के आगे लगाऊं इनडेफिनिट आर्टिकल, इसका मतलब है कि मैं उसे पर्सनली नहीं जानती हूँ, मैं कोई बात इधर से उधर कन्वे कर रही हूँ। जैसे अ मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू मीट यू, कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए हैं, या कोई नेहा इज़ वेटिंग डाउनस्टेयर्स, अ नेहा, कोई नेहा नीचे आपका इंतज़ार कर रही है। तो हम प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन लगाते हैं, कब, जब हमें एनी या सम या कोई या किसी का अर्थ देना हो। सिंपल इनफ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो जो ये 5th रूल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये कहता है व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज़ बीइंग यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, जब किसी प्रॉपर नाउन को हम किसी कॉमन नाउन की तरह यूज़ करने लगे। अब इसका क्या मतलब है भाई, पहले एक बार रिविज़न कर लें। कॉमन नाउन मतलब ऐसा नाम जो वैसी ही बहुत सारी चीज़ों को दिया जा सकता है, जातिवाचक संज्ञा।
और प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का नाम, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। हमने इसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है नाउन वाले लेक्चर में, तो कोई आपको अगर डाउट हो तो वहाँ जाके क्लियर कर लें। जैसे मैंने कहा सिंगर, अब देखिए सिंगर तो सब है, लता जी, आशा जी, श्रेया घोषाल, सारी, राइट। तो सिंगर कैसी नाउन हो गई? कॉमन नाउन। पर अगर मैंने बोल दिया लता मंगेशकर, तो ये कैसी नाउन हो गई? प्रॉपर नाउन, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम है, स्पेसिफिक डेफिनेट व्यक्ति का, है ना। तो ये कैसी नाउन हो गई? प्रॉपर नाउन। अब समझिए, ये क्लास है, इस क्लास में एक लड़की है, उसका नाम है पर्णिका, और ये लड़की बहुत अच्छा गाना गाती है, ठीक है। एक दूसरी क्लास है, अब यहाँ 4 लड़कियाँ हैं जो चारों बहुत अच्छा गाती हैं। इसको मैं बोलती हूँ ये मेरी क्लास की लता मंगेशकर है। अब इन चारों के बारे में मैं बोलती हूँ कि ये चारों मेरी क्लास की लता मंगेशकर हैं। समझ में आया? अब मैंने क्या किया, ये जो लता थी मतलब एक व्यक्ति, अब वो व्यक्ति को मैं कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। मतलब जो भी मुझे लड़की दिखी और जो बहुत अच्छा गा रही होगी, मैं सबको क्या बोल रही हूँ? लता। तो इस प्रॉपर नाउन का मैं यूज़ कैसे कर रही हूँ? कॉमन नाउन की तरह। आया समझ में? अब पहला एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, शी इज़ अ लता मंगेशकर ऑफ माई क्लास, क्योंकि 4 है ना और मैं एक के बारे में बात कर रही थी, तो मैंने बोल दिया एक लता मंगेशकर है वो मेरी क्लास की, क्योंकि 3 और घूम रही है मेरे अकॉर्डिंग, राइट, मेरी ही क्लास में। और ये वाले केस में क्योंकि एक ही लड़की थी, एक ही थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? शी इज़ द लता मंगेशकर ऑफ माई क्लास। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको, है ना। वो नहीं होते कुछ लोग जो हर बात में जासूसी करते रहते हैं ना, स्पाई बने रहते हैं। तो शेरलॉक होम्स एक बहुत फेमस डिटेक्टिव हैं, आपको पता होगा। तो मैंने बोला ये तो हमारे ग्रुप का क्या है, एक शेरलॉक होम्स है। क्यों? क्योंकि बाकी 3 वैसे ही हैं। और अगर ग्रुप में सिर्फ एक ही होता तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? द। आई बात समझ में? ये व्यक्ति है, पर अब जो लड़का है और जो थोड़ा स्पाई कर रहा है ना, जो थोड़ा जासूसी करता रहता है, मैं उन सबको क्या बुलाती हूँ? शेरलॉक होम्स। ठीक, ये तो आप सबको पता है, ये फैक्ट है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया के शेक्सपियर एक ही है। कौन? कालिदास। अब हमने क्या किया, हर कंट्री में जो अच्छा लिख रहा था, सबसे अच्छा लिख रहा था, उसको क्या बुलाना शुरू कर दिया? शेक्सपियर। तो शेक्सपियर बहुत सारे हो गए, तो फिर शेक्सपियर जो प्रॉपर नाउन थी वो अब क्या बन गई है? कॉमन नाउन। तो कभी कभी प्रॉपर नाउन के आगे भी ऐसे आर्टिकल लग जाते हैं जब ऐसा केस हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, कि आर्टिकल्स को हमको 3 फेजेस में पढ़ना है। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, मतलब जहाँ हम सीखें कि ए और एन कहाँ लग रहा है। दूसरा डेफिनेट आर्टिकल, मतलब जहाँ हम सीखें कि द कहाँ लगना है। ठीक है, तो अभी पहला हमने कवर कर लिया, अभी है सेकंड, और फिर थर्ड क्या होगा कि कहाँ कहाँ नहीं लगाना है। तो देखिए द के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, और ये मैं भी समझती हूँ कि थोड़ा याद रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट रिविजन से सब सही हो जाएगा। रिविजन इज़ द की। आप 2-3 बार जब एक बार ये पढ़ लेंगे ना, तो फिर जल्दी जल्दी क्लिक होने लगता है, जल्दी जल्दी समझ आने लगता है। तो ये सब याद रखने की चीज़ें हैं। जैसे कि पहला क्या है भाई, कि कोई भी नदी हो, रिवर, सी मतलब सागर, ओशियन मतलब महासागर, गल्फ्स और बे दोनों का मतलब खाड़ियाँ, और डिज़र्ट्स मतलब रेगिस्तान या मरुस्थल, इन सब के नाम के आगे, मतलब कोई भी भौगोलिक जो चीज़ होती है ना, उन सब के आगे हम हमेशा क्या लगाते हैं? द। जैसे कि द गंगा, द थेम्स, राइट, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, द थार, द सहारा, डेजर्ट्स हैं दोनों, है ना, रेगिस्तान है। तो सबके आगे क्या लग रहा है? द, हमेशा ही लगेगा। ठीक है। सेकेंड है माउंटेन रेंजेस। अच्छा, मैंने इसको यहीं क्यों नहीं इंक्लूड कर दिया माउंटेन रेंजेस को? क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा लफड़ा है। क्या है कि भाई जब माउंटेन रेंज बोला मैंने, मतलब पर्वत श्रृंखला, मतलब पूरे पर्वत श्रृंखला की बात की है। तो जब मैं बोल रही हूँ द हिमालय, तो करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। पर मैं किसी एक चोटी के नाम के आगे द नहीं लगाती, है ना। हिमालयाज़ में एक है माउंट एवरेस्ट, एक चोटी है ना, उसके आगे नहीं लगेगा, ये माउंट एवरेस्ट ही रहेगा। पर पूरी पर्वत श्रृंखला के आगे द लगेगा। समझे आप? फिर है थर्ड, होली बुक्स। जो भी किताबें होती हैं ना, ये पवित्र सी किताबें, जैसे कि द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, इन सब के आगे भी हमेशा क्या लगता है? द। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ देखते हैं।
तो देखिए ये जो फोर्थ है ये कहता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स मतलब द्वीप समूह। तो द्वीप समूहों के नाम के पहले हमेशा क्या लगाना है आपको? द। अच्छा, ये वैसा ही है जैसा हमने माउंटेन रेंजेस के बारे में बोला कि एक चोटी के आगे नहीं लगेगा। मैंने क्या कहा? द्वीप समूह, तो यहाँ लगेगा। जैसे कि हमने कहा द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एकदम करेक्ट, क्योंकि ये द्वीप समूह है, कुछ 247 द्वीपों का समूह है ना, तो इसके आगे द लगेगा। बट मैं ऐसे नहीं बोल सकती द नदर्न अंडमान, दिस इज़ नॉट करेक्ट। एक द्वीप के नाम के आगे नहीं लगता। सिंपल है, सब याद रखने की बातें हैं इसमें, ठीक है। फिर है न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, जैसे कि द नेशनल हेराल्ड, द बिजनेस स्टैंडर्ड, द फोर्ब्स, पत्रिकाएं जो होती है ना, पत्रिकाएं या समाचार पत्र, सबके आगे क्या लगता है? हमेशा द। फिर है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं हमारे देश में, जैसे कि द रेड फोर्ट है ना, लाल किला, द जलियांवाला बाग, द ताजमहल, इन सब के आगे भी हमेशा क्या लगता है? द। खैर ताजमहल के आगे तो द लगाने का एक और रीज़न है कि वो अपने आप में यूनिक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। द नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ये हमने एडजेक्टिव्स में देखा कि जहाँ भी हमें सुपरलेटिव डिग्री मिलती है, फास्टेस्ट, बेस्ट, स्लोएस्ट, तो आगे हमेशा द लगाना इम्पॉर्टेंट है, तो एरर हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। द हमें कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ नहीं लगाना है, हमने 7 केसेस देखे। चलिए अगले स्लाइड और 8वें केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ ट्रेन्स, है ना। हमेशा ट्रेन के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? द विवेक एक्सप्रेस, द गरीब रथ एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, सिंपल, ठीक है। 9th कहता है ऑर्डिनल्स। ये भी मैंने आपको एडजेक्टिव्स में एक्सप्लेन किया था कि ऑर्डिनल्स और कार्डिनल क्या होते हैं। तो भाई नंबर 2 टाइप से होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनल्स, जहाँ हम कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, और एक तरीका होता है 1, 2, 3, 4। तो ये जो होते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे हम हमेशा क्या बता रहे होते हैं? पोजीशन। तो इनके आगे हमेशा हम क्या लगाते हैं? द। इनके आगे नहीं, ऑर्डिनल्स के आगे। जैसे कि पहली डेस्क, द फर्स्ट डेस्क, फर्स्ट डेस्क नहीं। द लास्ट स्टूडेंट इन द लाइन, हम किसी स्पेसिफिक लाइन की बात कर रहे थे तो ये द इसलिए आया, पर ये लास्ट, ये भी ऑर्डिनल है, तो इसके पहले क्या आएगा? द। तीसरा क्या है? द थर्ड चैप्टर, ठीक है। तो क्योंकि तीसरा है, पोजीशन वाइज है, और हमेशा ऑर्डिनल्स के पहले क्या लगाना है? द। तो हमेशा याद रखिए ऑर्डिनल्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है फिजिकल पोजीशंस। तो देखिए अभी मैंने आपको बोला कि ऑर्डिनल्स के आगे आप हमेशा क्या लगाते हैं? द। और ऑर्डिनल्स हमेशा क्या बताते हैं? पोजीशन। और हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमेशा जिन वर्ड से फिजिकल पोजीशंस बतानी होती है उनके आगे हमेशा द लगता ही लगता है। तो ये जो रूल था वो इसी के अंदर कवर हो जाता है ना। फिजिकल पोजीशन से क्या मतलब? मैंने बोला टॉप ऑफ द हिल, तो द टॉप ऑफ द हिल, इन मिडिल नहीं, इन द मिडिल, है ना। फॉर द लैटर हाफ, पोजीशन बताते हैं, हमने एडजेक्टिव में पढ़ा है। लैटर मतलब बाद वाला, किस हिसाब से? पोजीशन के हिसाब से। तो जब भी मैं किसी वर्ड से किसी चीज़ की पोजीशन बता रही होंगी तो हमेशा हम उसके आगे क्या लगा देंगे? द। सिंपल इनफ। अब है यूनिक प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स मतलब किसी स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। पर यूनिक से क्या मतलब है? अद्वितीय, जिसके जैसा और कोई दूसरा ना हो। तो द अर्थ, द मून, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि एक ही है ना ऐसी चीज़ें, है ना। द ताजमहल यहाँ भी आ सकता है क्योंकि यूनिक प्रॉपर नाउन है, वैसी और कोई बिल्डिंग नहीं है, राइट। तो चलिए, आई होप इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये मोस्टली ना याद रखने की चीज़ें हैं। तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो सब दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। 12th, बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ क्लास। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा है कि ये तो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, और आर्टिकल हमेशा किसके लिए लगाए जाते हैं? नाउन के लिए, और नाउन के पहले लगाए जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ तो हमने रूल ही बदल दिया, हम कह रहे हैं एडजेक्टिव के पहले लगा दो। तो एडजेक्टिव के लिए तब लगाओ जब वो नाउन की तरह काम करे। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमने बोला वी शुड रिस्पेक्ट दी एल्डरली, तो एल्डरली से मेरा मतलब तो बड़ा होता है, ठीक है। पर जब हम द लगा देते हैं ना तो इसका मतलब हो जाता है बड़े लोग,
प्लूरल हो गया, एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने लगा, पूरे ग्रुप को, पूरे समूह को रिप्रेजेंट करने लगा। द, जैसे मैंने बोला द रिच, देखो रिच मतलब तो क्या होता है, अमीर, पर इसके आगे मैं नॉर्मली कुछ बोलती हूँ कि रिच पीपल शुड नॉट लुक डाउन अपॉन, मतलब किसी को कमतर आंकना, कम समझना, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि अमीर लोगों को, तो ये लोगों किसकी वजह से आया, द की वजह से, कि अब मैं किसी अमीर की बात नहीं, अमीर लोगों की, अमीरों की बात कर रही हूँ, पुअर गरीब नहीं, गरीबों की बात कर रही हूँ। तो अमीरों को, गरीबों को कम नहीं समझना चाहिए, अमीर लोगों को। आ रही है बात समझ में? तो एडजेक्टिव के आगे तब द, जब हम उससे काम किसका ले रहे हों, नाउन का, मतलब जब वो पूरे एक क्लास को रिप्रेजेंट करने लगे, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लगे, तो एडजेक्टिव के आगे द लग जाता है, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ हो। कुछ डाउट हो तो आप डाउट वाले सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले, जैसे हमने कहा उस्ताद अमजद अली खान प्लेज द सरोद, आपने नाम सुना होगा, राइट। क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, तो सरोद नहीं, द सरोद, राइट। द फ्लूट इज अ सोलफुल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट नहीं, द फ्लूट। आई बात समझ में? तो कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा होती है ना, हम उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बोलते हुए हमें लगने लगा है कि शायद यही सही है, या इनको ऐसे ही बोलते हैं, पर ऐसा नहीं होता, राइट। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे आप कम लोगों को द लगाते देखेंगे, आज से आप लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट यूज़ कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री के आगे लगेगा कब, चॉइस के केस में। तो कंपैरेटिव डिग्री हम समझ चुके हैं एडजेक्टिव वाले सेक्शन में, है ना, जब दो केसेस होते हैं और आपस में क्या किया जाता है, कंपैरिजन। हमने पढ़ा था कि ऐसे ही केस में ना हम विच लगाते हैं, ये सेम केस है, आप जाके देखेंगे एडजेक्टिव्स तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए जब मैं बोल रही हूँ कि इन दोनों सिस्टर्स में से बेहतर कौन सी है, तो आपने बताया होगा कि वो वाली मुझे बेटर लगती है, ज़्यादा अच्छे से बात करती है, ज़्यादा इज्जत देती है, ज़्यादा पोलाइट है, मैनर्स हैं उसमें जो भी। तो आपने दोनों को क्या किया, कंपेयर किया, और एक को क्या किया, चूज़ किया, किसको, शी को। तो शी इज़ द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। कंपैरेटिव डिग्री थी, द लग गया, क्यों, क्योंकि चॉइस की बात थी। जैसे मैंने बोला विच इज़ द मोर ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ दीज टू पेंटिंग्स, कि अभी ये दो पेंटिंग है, आपको बताना है दोनों में से ज़्यादा अच्छी कौन सी है। तो चॉइस हो गई, आपको चूज़ करना पड़ा, और जैसे ही चॉइस का केस हुआ तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे द लगाना एकदम सही है, राइट। 15th कहता है कि जो कप्स और ट्रॉफीज़ होते हैं ना, जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे जो भी, तो हम हमेशा क्या लगाते हैं उनके आगे, द रणजी ट्रॉफी, द फर्स्ट वर्ल्ड कप। तो यहाँ तो फर्स्ट नहीं भी होता तो भी द वर्ल्ड कप रहता, राइट। द डूरंट कप, द मर्डेका कप, आप सबने जीए में पढ़ा होगा, है ना, ये डिफरेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ होती है। तो इन सब के नाम के आगे हमेशा आपको क्या यूज़ करना है, द। सिंपल इनफ। नेक्स्ट है बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज़, है ना। तो जो भी कास्ट हो या कोई भी कम्युनिटी के बारे में हमें बोलना है, दी ब्राह्मण्स, दी राजपूत्स, है ना, तो हमेशा उसके आगे क्या लगाना है, द। जैसे द राजपूत्स आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, जो राजपूत हैं वो अपनी ब्रेवरी मतलब साहस के लिए जाने जाते हैं, तो दी राजपूत्स। द मराठास वर वेरी पावरफुल एट वन टाइम, जो मराठास थे वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो मराठास के आगे भी द। वेरी सिंपल ना, बस याद पता होना चाहिए और फिर बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। 17 देखते हैं। बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट अ फोर्स ऑफ सुपरलेटिव, किसी कॉमन नाउन के पहले उसे सुपरलेटिव का फोर्स देने के लिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है, मतलब जैसे एक कॉमन नाउन है लीडर, कॉमन ही है। अगर मैं बोलूँ कि भाई इससे बेटर लीडर तो कोई हो ही नहीं सकता, जैसे मैंने बोला नेताजी वॉज द लीडर, सुभाष चंद्र बोस थे भाई सही लीडर, तो ऐसा होता है लीडर। तो जब मुझे ये बात बतानी हो सुपरलेटिव की, इससे तो कुछ ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, द। जैसे मैंने बोला शी इज़ द वुमन ऑफ माई ड्रीम्स, जो भी सोचता हूँ उस लड़की के बारे में, राइट। तो अब तो अलाउड है ना, सोच सकती भी हूँ, सोच सकता भी है, जो भी, तो उसके आगे हम हमेशा क्या लगाते हैं, द। अगर मुझे उस फील्ड में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस रिलेटेड सबसे बेस्ट वही बताना है कि जो है अभी सबसे ऊपर यही है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है,
ज़रूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो, नेगेटिव सेंस में भी यूज़ हो सकता है ना, कि गलती तो भाई ये की है, मतलब इससे बुरी हो ही नहीं सकती थी, तो मैंने बोला दिस इज़ द मिस्टेक। अंडरस्टैंड? तो कॉमन नाउन के आगे कब उसे सुपरलेटिव का फोर्स देने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं हम। 18th क्या कहता है भाई? 18th कहता है बिफोर कॉमन नाउन टू गिव इट एन एब्स्ट्रैक्ट सेंस। तो कॉमन नाउन के पहले उसे क्या सेंस देने के लिए? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ी भाई। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन थॉट और एज एन आइडिया बट नॉट हैविंग अ फिजिकल और कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक, है ना, जो कि थॉट्स में हो, जो कि आइडिया में हो, मेरे दिमाग में हो, बट वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैंने बोला एंगर, कुछ है क्या सच में? नहीं, मेरे दिमाग में है। दिखता है क्या गुस्सा? नहीं, है ना। तो फिजिकल चीज़ें जो नहीं होती ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक। तो किसी भी कॉमन नाउन के पहले अगर मैं द लगा रही हूँ तो वो किस सेंस में लगाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट सेंस में। जैसे कि मान लीजिए एक फादर है ना, वो जज है और उसी के कोर्ट में उसके बच्चे का केस लगा हुआ है और मर्डर कर दिया उसने। प्यार करता है अपने बच्चे को, घर से सोच के गया था कि इसके फेवर में फैसला देगा, कुछ तो भी घुमा देगा, बट जब जैसे ही वो जज की कुर्सी पे बैठा, उसके अंदर का जज जाग गया। द जज इन हिम वोक अप। तो कोई जज सच में अंदर बैठा था क्या कि बाहर आ गया? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में अंदर का जज। तो ये वाली कॉमन नाउन के पहले जो मैंने द लगाया है ना, उसने इस जज को क्या बना दिया है? एब्स्ट्रैक्ट। आई होप समझ में आया हो। जैसे मैं बोल रही हूँ, हम नहीं पढ़ते अलग अलग न्यूज़पेपर में न्यूज़ की ना, उस आदमी ने ऐसा कर दिया, एकदम दरिंदे वाला काम कर दिया, है ना, या लड़की ने ऐसे कर दिया। सो मैंने बोला द डीमन, मतलब उसके अंदर का राक्षस जो था ना, वो उसकी इंसानियत से जीत गया। अब उसके अंदर कोई सच में राक्षस था क्या? एब्स्ट्रैक्ट सेंस की बात कर रही हूँ, राइट। तो कॉमन नाउन के पहले द लगता है, कौन सा सेंस देने के लिए? एब्स्ट्रैक्ट। सिंपल इनफ। अब ये थोड़ा इजी सा है, 19th वाला। ये क्या बोल रहा है भाई कि ऐसी कंट्रीज़ जो कि फेडरेशन मतलब संघ, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, है ना, को रिप्रेजेंट करती हो, उन सब के आगे क्या लगता है? द। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किंगडम और रिपब्लिक जहाँ आ जाता है ना जिस कंट्री के नाम में, उसके आगे क्या लग जाता है? द। तो देखिए यूएसए फेडरेशन है, पता होगा आप सबको, तो द यूएसए। यूके, द यूनाइटेड किंगडम, 4 कंट्रीज आती हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, राइट, तो द यूनाइटेड किंगडम। अच्छा देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी ने द इंडिया लिखा होगा, गलत। बट हम जब बोलते हैं ना द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड आ गया? रिपब्लिक। सिंपल इनफ। अगर आपको किसी कंट्री के नाम में किंगडम या रिपब्लिक दिख रहा है, हमेशा उसके आगे क्या लगेगा? द। सिंपल। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है भाई? नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। समझने की कोई बात नहीं है, याद रखने की बात है। द बीजेपी होता है, द जनता दल यूनाइटेड जेडीयू होता है, करेक्ट। नेक्स्ट कहता है बिफोर इन्वेंशंस। तो देखिए 2 वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है डिस्कवरी और एक वर्ड होता है इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार, मतलब जो मैंने कुछ नया बनाया हो, आइडिया वाला, है ना, कुछ नया। जैसे फ़ोन पहले होते थे क्या? नहीं, फ़ोन का क्या हुआ है? आविष्कार। बट डिस्कवरी मतलब क्या होता है? खोज। जो चीज़ पहले से ही हो उसका पता लगा लेना, उसे क्या कहते हैं? डिस्कवरी। जैसे जो साइंटिस्ट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं ना, तत्वों की क्या करते हैं? खोज, क्योंकि वो पहले से मौजूद हैं, उन्हें बस पता लगाना था, है ना। कि वास्को डी गामा ने भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की, क्योंकि मार्ग तो पहले से था, बस उसने खोज लिया, इसे कहते हैं डिस्कवरी। हम किसकी बात कर रहे हैं? इन्वेंशंस की। तो इन्वेंशंस के आगे हमेशा क्या लगाना है? द। ओपन द फ्रिज, है ना, यूज़ द वॉशिंग मशीन, द रेडियो इज़ ऑन, वॉच द टेलीविज़न। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या हैं? इन्वेंशंस। सिंपल इनफ। अब है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी मतलब जब हम किसी की नागरिकता की बात करें, जैसे द ग्रीक्स, द फ्रेंच, द इंडियंस, द चाइनीज़, है ना, तो द इंग्लिश, हमेशा नेशनैलिटी के नाम के आगे क्या लगेगा? द। याद रखिएगा इसको।
और 23rd कहता है कि डेट्स के पहले भी द लगता है। अच्छा, ये मैं आज आपको एक बात क्लियर कर दूं, 19 मार्च कुछ नहीं होता, गलत। 19 मतलब क्या हो गया, 19 मार्च हैं क्या अपने पास? नहीं, हमने अभी सीखा 1st, 2nd, 3rd, इससे पोजीशन बताते हैं। तो मुझे क्या कहना है, मार्च का 19वां दिन, 19वां मतलब पोजीशन वाइज, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 19वां। तो हम कभी भी ऐसे मतलब कार्डिनल्स के साथ डेट नहीं बताते। जो भी जनता आसपास बोल रही है सब गलत बोल रही है। हमें कैसे बोलना है, दी 19th ऑफ मार्च, राइट, द 15th ऑफ अगस्त। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ ना, इसका मतलब है 15 है अगस्त, टोटल गिनती में 15 है। 15 है क्या? नहीं, अगस्त तो एक ही है भाई, एक ही मंथ है। मुझे कहना है अगस्त का 15वां दिन। तो 15वां दिन मतलब 15th डे। ये क्या हो गया, ऑर्डिनल्स। और अभी हमने सीखा ऑर्डिनल्स के आगे हमेशा द लगता है, राइट, सिंपल इनफ। आगे बढ़ते हैं। 24th कहता है बिफोर द नेम्स ऑफ डायनेस्टीज एंड एम्पायर्स। साम्राज्य होते हैं ना, जो वंश होते हैं, जैसे खिलजी वंश, सैयद वंश, है ना, जो एम्पायर्स होते हैं, साम्राज्य होते हैं। वॉर्स मतलब युद्ध, रिवॉल्यूशंस मतलब आंदोलन, सेंचुरीज मतलब शतक, शताब्दी, और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का कोई भी इवेंट, मतलब वो कोई भी घटना जिसका कुछ भी ऐतिहासिक तरीके से इम्पोर्टेंस हो, है ना, उस सब के आगे हम क्या लगाते हैं, द। जैसे हमने लिखा द मुगल एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर, क्यों? क्योंकि ये साम्राज्य की बात कर रहे थे, ठीक। द गुप्त डायनेस्टी, है ना, गुप्त वंश, तो यहाँ भी आगे क्या लगा, द ब्रिटिश एम्पायर। देखिए वॉर होगा तो द सिविल वॉर, है ना। बैटल होते हैं, बैटल्स के आगे भी क्या लगेगा, कैसे भी युद्ध हो, है ना, बैटल्स के आगे भी क्या लगेगा, द। तो हमने जैसे बोला प्लासी का बैटल, सो द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ बक्सर, राइट, हमेशा क्या आएगा, द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। मूवमेंट्स जो होती हैं, आंदोलन जो होते हैं ना, जैसे मैंने बोला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नहीं, द लगाना ज़रूरी है, ठीक है। सेंचुरीज अगेन क्या होता है कि हम ऑर्डिनल से बताते हैं सेंचुरी, 5th, 17th, 19th सेंचुरी नहीं होती कभी, क्या होती है, 19th सेंचुरी। तो अगर ऑर्डिनल लगा दिया तो वैसे भी क्या लगाना है, द, सिंपल। और कोई भी इवेंट जिसका कुछ भी इम्पोर्टेंस हो ना इतिहास की दृष्टि में, तो जैसे द जलियांवाला बाग, मैसेकर मतलब नरसंहार, हत्याकांड, जहाँ बहुत सारे लोगों को साथ में मार दिया जाए, तो क्या लगाते हैं उसके आगे भी, द। सिंपल इनफ। ये सब याद ही रखने की चीज़ें हैं, एक बार आप पढ़ते जाएंगे ना इन चीज़ों को तो वो बैठ जाते हैं अंदर, फिर अंदर से ही आता है कि अच्छा यहाँ तो द लगना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिनिश होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस। हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, अलॉन्ग विथ सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट।